बच्चों देखो, आज कुछ ऐसी टॉपिक पे चर्चा है, ऐसे विषय पे बातचीत है जो आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत इंग्लिश मीडियम की किताबों में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कई हमारे जो रूसी जो हैं अ, अध्यापक थे, उन्होंने यानी कि जो रशियंस लेक्चरर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। या और आपकी विदेशी पुस्तिकाओं में मिल जाएगा, लेकिन आपको आपकी जो हिंदी माध्यम में इसमें ज्यादा चर्चा देखने को नहीं मिली है। अगर आपको कहीं मिलती तो जरूर मुझे वो माध्यम बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास की किंतु मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने आपको सारा कलेक्ट किया, सारा डेटा कलेक्ट किया इंग्लिश का, और उसे हिंदी में अनुवाद किया है, और ऐसी बातों में अनुवाद किया है ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टॉपिक उन छात्रों के लिए यानी कि उन हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे आईआईटी जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो मेहनत से पढ़िएगा बच्चों। बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, यह है आवेग संवेग प्रमेय। अब आप कहोगे सर ये तो हमने देखी है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपने नहीं देखी होगी। तो अगर आपको कुछ लगता है कि और आप जानते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नीट में भी इससे थ्योरी बेसिस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। देखिए इस बार का नीट का पेपर तो आप जानते ही हैं। तो अब जो आने वाले समय में बच्चों नीट का पेपर होगा, निश्चित तौर पर ये कठिन आने वाला है। ठीक है, इतना आसान नहीं देंगे। लेवल पेपर का अब डेफिनेटली बढ़ने वाला है, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। तो बच्चों मेहनत करिएगा, जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है आवेग संवेग प्रमेय। उससे पहले हमें यह जानना होगा बच्चे, आवेग क्या होता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आवेग। ठीक है, तो बच्चे आवेग जो ही है इंग्लिश में आपका कहलाता है इम्पल्स। इम्पल्स कहते हैं इंग्लिश में आवेग को। आवेग है क्या? संवेग परिवर्तन को, संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। कैसी? इसे जे से व्यक्त करते हैं, जे, जे से व्यक्त करते हैं। इसकी दिशा क्या होगी वो भी जानेंगे। यह एक सबसे पहले एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। दिशा की भी चर्चा करेंगे बच्चों, क्या होगी दिशा। बेसिक बेसिक बात कर ले पहले, यह एक सदिश राशि है। दूसरी बात देखो, इसकी विमा, जे की विमा जो होती है, जो आपकी संवेग की विमा होती है, वही होती है जो कि होती है MLT-1। अब संवेग जे बराबर क्या होता है? आपका संवेग परिवर्तन यानी कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब आपका अंतिम संवेग लिखा जाता है P फाइनल वेक्टर माइनस का P इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो आपका डेल्टा P वेक्टर। तो आवेग की दिशा, आवेग की दिशा संवेग परिवर्तन की दिशा में, संवेग परिवर्तन, जिस दिशा में संवेग परिवर्तित हुआ, संवेग परिवर्तन की दिशा में होते हैं। कैसे देखेंगे, एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए एक बॉल आई, बॉल चल रही थी कुछ u स्पीड से, आपकी u या फिर मैं कहूं u वेलोसिटी से, बॉल का द्रव्यमान जो है m है संहति। तो ये टकराई बॉल और टकरा के आपकी लौट गई। टकराने से ठीक पहले इसका जो वेग था वो था u, टकराने के ठीक बाद इसका वेग हो गया v। तो अब देखिए इसका, मैं ये वाली दिशा ले रहा हूं ऋणात्मक, और यह वाली दिशा ले रहा हूं धनात्मक, एक्स अक्ष की दिशा जो है धनात्मक ले रहा हूं। तो मैं अगर लिखूंगा इसका, तो इसका अंतिम संवेग यानी कि फाइनल मोमेंटम जो लिखूंगा बच्चों, वो लिखूंगा माइनस का mv, ये वाली दिशा ऋणात्मक,
आपकी ये ऋणात्मक है बच्चों, और अगर मैं इसकी इनिशियल मोमेंटम यानी कि प्रारंभिक संवेग लिखूंगा वो ये वाली दिशा में है, तो ये हो गया mu। तो हमें देखना है आवेग सदिश की दिशा। तो आप देखिए संवेग किस दिशा में परिवर्तित हो गया, इस दिशा में हुआ तो ऋणात्मक आना चाहिए। तो आपका क्या होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल है माइनस का mv और P इनिशियल है mu। तो आपका संवेग परिवर्तन क्या आ गया, माइनस का m v प्लस u। तो आप देखें कि ये हो गया संवेग परिवर्तन। इस बॉल पे जो अविलंब प्रतिक्रिया लगी होगी, जो दीवार ने दी होगी, जब यह अविलंब प्रतिक्रिया, क्या जब ये टक्कर हो रही होगी तो बॉल दीवार में घुसने की कोशिश कर रही होगी, दीवार ने इसके ऊपर एक अविलंब प्रतिक्रिया दी होगी, वो अविलंब प्रतिक्रिया की दिशा निश्चित तौर पर ये दिशा रही होगी। तो आप देखें संवेग जो आपका आवेग होता है, आवेग की दिशा वस्तु पे लग रहे बल की दिशा में होती है। आवेग की दिशा वस्तु पर लग रहे बल की दिशा में होती है। और कौन सा बल, आवेगी बल की बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है, आवेगी बल की। देखिए आवेग को हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो इंपल्सिव फोर्स जब लग रहे हैं तब क्या है परिस्थिति, यानी कि आवेगी बल लग रहे हैं, और जब आपका केवल आपका नॉन इंपल्सिव फोर्स जो आवेगी बल नहीं है वो लग रहे हैं तब क्या आपका आवेग होगा। दो तरीके से देखते हैं। तो अभी यहां पर आवेगी बल लग रहे हैं, तो आवेगी बल जब लग रहे हैं तो आपके आने से ठीक पहले, टकराने से ठीक पहले और टकराने के ठीक बाद जो आपका आवेग उस समय आया होगा वो आवेग किसकी वजह से आया, इंपल्सिव फोर्स की वजह से आया। तो उस समय जो आपका आवेग की दिशा होगी बच्चों, आप हम किस समय की बात कर रहे हैं, जब ये टकराया और टकरा के इधर आया उस समय आवेग की दिशा जो होगी, आवेग पर, आवेग वस्तु पर लग रहे, आवेग की दिशा वस्तु पर लग रहा है बल की दिशा में होगी। आवेग की दिशा वस्तु पर लग रहा है बल की दिशा में होगी। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। ठीक है, आवेग की दिशा वस्तु पर लग रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। आवेग की दिशा वस्तु पर लग रहा है, आवेगी बल की दिशा में होगी। अभी आवेगी बल लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, टकराने से ठीक पहले और टकराने के ठीक बाद की बात है बच्चों यहां पर। ठीक है, यहां पर गुरुत्व का हम नहीं देख रहे क्योंकि गुरुत्व बल जो है आपका आवेगी बल नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये है, तो बच्चों आवेग की दिशा वस्तु पर लग रहा है, आवेगी बल की दिशा में होगी। यहां पर बच्चों देखो मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं बात कर रहा हूं ठीक टकराने से पहले और ठीक टकराने के बाद की बात कर रहा हूं। इस परिस्थिति में जो बल आया उसकी दिशा में होगा आपका आवेग। तो याद रखिएगा जब आप जो आवेगी बल नहीं है उनकी बात कर रहे होते तो आप कुल बल को देखिएगा। जब आपका टक्कर हो रही हो कहीं भी या फिर रस्सी में जर्क आया हो तो उस समय आप आवेगीय बल को देखिएगा। ठीक पहले और ठीक बाद की परिस्थिति की अगर आपसे बातचीत की जाए, आवेगी बल को देखिएगा। आपको जर्नल लगातार थोड़ा थोड़ा लंबे समय अंतराल की बातचीत कीजिए तो आपको कुल बल देखना होगा उस समय, याद रखिएगा ये बात को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गुरुत्व बल का क्यों नहीं लिया, क्योंकि गुरुत्व बल एक आवेगीय बल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर गुरुत्व बल की बातचीत नहीं करी है बच्चों। तो चलो अब आगे आवेग संवेग प्रमेय देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों पहले आवेग बल, आवेग तथा बल के बीच का संबंध। तो आवेग और बल के बीच का संबंध देख रहे हैं बच्चों, यहां पे थोड़ा सा अंतर है, संबंध ये आएगा। ठीक है, बीच का संबंध देख रहे हैं, तो क्या होगा ये संबंध देखते हैं। तो मान लीजिए कोई बल आया, ये आपका बल है, और देखिए बल कुछ इस तरीके से आया कि बहुत कम समय के लिए आया लेकिन इसका परिमाण
बहुत ज्यादा था। तो कैसा बल है? ये आवेगी बल है। ठीक है, ये देखिए ये, तो ये आपका टी इनिशियल है, ये मान लीजिए टी फाइनल है ना। हमने ये क्षण कह दिया, ये आपका एफ एन टी ग्राफ है, यानी कि बल तथा समय ग्राफ है ना। तो अब देखिए यहां पर हम क्या लिखते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से, एफ बराबर होता है डीपी बटे dt, है ना। तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं dp वेक्टर बराबर क्या हो गया, f वेक्टर गुणा dt। अब देखिए मान लीजिए इस क्षण पर जो है वस्तु में जो संवेग है या पिंड में संवेग है p इनिशियल है, और इस क्षण पर जो वस्तु में संवेग है मान लीजिए p फाइनल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो यहां से लिखेंगे p इनिशियल और यहां पे लिखेंगे p फाइनल। तो p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर, ये हम समाकलन करेंगे तो d और सांप मर जाते हैं बच्चों, यानी कि ये p वेक्टर हो जाता है। तो हम, अगर आपको किसी को भी बच्चों गणित में दिक्कत हो रही है तो भौतिक गणित कक्षा 11 देख लेना, वहां पे सब मिल जाएगा। ठीक, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल और इसका इंटीग्रेशन हो गया f वेक्टर और यहाँ पे dt, और यहाँ समय का जो है वो लगेगा t इनिशियल टू टी फाइनल। तो पी फाइनल क्या हो गया, ये संवेग परिवर्तन हो गया, और संवेग परिवर्तन ही कहलाता है आपका आवेग। तो आवेग बराबर हो गया बल, लीजिए बल का आप समाकलन कर दें समय के सापेक्ष, और यहां पर आपका निश्चित समाकलन है तो टी इनिशियल टू टी फाइनल लगा दें, तो ये आपका आ गया आवेग। तो ये आपका आवेग आ गया। अब बच्चों आवेग बराबर ये आया, तो इसे हमने समीकरण संख्या 1 कह दी। अब हम देखना चाहते हैं आवेग तथा संवेग में क्या रिश्ता है। तो हमने आपको बताया भी था मैंने बच्चों कि आवेग बराबर होता है p फाइनल माइनस का p इनिशियल, जिसे लिख सकते हैं किसी वस्तु का अंतिम संवेग जो होगा वो होगा प्रारंभिक संवेग, और उस वस्तु द्वारा प्राप्त, उस वस्तु ने कितना आवेग प्राप्त कर लिया वो। तो ये हो गई आपकी आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p फाइनल वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है अंतिम संवेग बराबर किसी वस्तु का प्रारंभिक संवेग, और यहां पर समाकलन ये j वेक्टर बराबर समाकलन है, तो t इनिशियल t फाइनल और f dt। ठीक, तो एक और समीकरण आ गई बच्चों। ये समीकरण से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप कर सकते हैं। इस समीकरण की सहायता से बच्चों आईआईटी मेंस एडवांस लेवल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जा सकती हैं। तो ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये जो बल आया, ये इंपल्सिव नेचर है, इसका औसत बल क्या होगा, औसत बल की गणना करें तो कैसे करेंगे औसत बल की गणना, ये भी इन्हीं समीकरणों के माध्यम से जानेंगे। कैसे रॉकेट उड़ता है, ये भी इन्हीं समीकरण के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। तो बच्चों हम देखना चाहते हैं भाई औसत बल की गणना। अगर कोई वस्तु पर आवेगी बल लगाओ, देखिए कैसे पता चलेगा आवेगी बल है। तो ये देखिए F है और यहाँ पर समय है। मान लीजिए ये बल बहुत कम समय के लिए लगा है बच्चों, ये T इनिशियल है और ये T फाइनल है, बहुत कम समय के लिए लगा है, किंतु इसका परिमाण बहुत अधिक है। तो इस जो आपका क्षेत्रफल होगा ये A एरिया, ये बताएगा संवेग परिवर्तन, जो कि बराबर होता है J वेक्टर के। जो एरिया जो है आपका, या फिर J वेक्टर हटा दूं तो ये हो जाएगा आपका संवेग परिवर्तन के लिए। तो याद रखिएगा, फिर से बता देता हूं, बल तथा समय ग्राफ के अंदर वक्र द्वारा, वक्र तथा यानी कि इस कर्व तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, जो बच्चों घिरा क्षेत्रफल होता है ये क्या बताता है, बराबर होता है आवेग के परिमाण के, आवेग का परिमाण।
इसके बराबर होता है ये आपके आवेग का परिमाण के। अब हम इस बल का जो आपका इंपल्सिव आवेगी बल है, इसका हम औसत बल देखना चाहते हैं, यानी कि वह बल जो एक जैसा होता, इतने समय अंतराल के लिए लगाया जाता तो उसका प्रभाव समान होता। तो मतलब ऐसा नेचर का नहीं होता, वो क्या होता है, एक जैसा होता, उसका जो परिमाण है वो एक जैसा होता, इतने ही समय अंतराल के लिए लगाया जाता और ऐसा ही प्रभाव देता। उस बल को हम कहेंगे इसका औसत बल। हम इसका औसत बल देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे बच्चों? तो औसत बल की परिभाषा देखो क्या होती है। औसत बल बराबर होता है, औसत बल बराबर क्या होता है, कुल संवेग परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल। अब औसत बल एफ एवरेज की बात करूं बच्चों, कुल संवेग परिवर्तन हो गया जे वेक्टर गुणा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपका आ गया औसत बल। अब औसत बल देखना चाहते हैं तो जे वेक्टर का, अगर औसत बल का परिमाण देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा जे वेक्टर का परिमाण बटे डेल्टा टी, यह तो एक अदिश राशि है। तो एफ एवरेज बराबर हो गया जे बटे डेल्टा टी, और जे बराबर क्या हो गया, बल तथा समय ग्राफ के अंदर वक्र तथा, यानी कि ये कर्व जो है, इस कर्व और जो समय अक्ष के बीच का घिरा क्षेत्रफल है वो हो गया, यानी कि यह क्षेत्रफल हो गया, मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्रफल है ए, क्षेत्रफल ए बटे डेल्टा टी, और ये आ गया आपका एफ एवरेज। एक तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरा क्या तरीका है, एफ एवरेज बराबर लिखा जा सकता है बच्चों। अब देखिए इस क्षेत्रफल को कैसे निकाला, हमने बताया था मैंने आपको कि बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हो, टी इनिशियल टी फाइनल और यहां पे एफ डी टी बटे डेल्टा टी, ये आ गया आपका एवरेज फोर्स। तो इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए, रॉकेट जो देखा होगा आपने कैसे उड़ता है, बढ़िया, दिवाली आई रही है, बढ़िया से उड़ता है, तेजी से ऊपर जू जाता है, फट जाता है ना। या फिर आपने इसरो वाले रॉकेट देखे हो कैसे उड़ते हैं, ये रॉकेट कैसे रॉकेट उड़ते हैं। या फिर देखा होगा आपने कई बार क्या हुआ, आपने टंकी खोली और टंकी खोली, पाइप में पानी आया, पाइप एकदम से पीछे भाग गया। क्यों भाग जाता है पाइप पीछे, है ना? तो आप कहते हो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है इस पे, थ्रस्ट फोर्स। रॉकेट पे क्या लग रहा होता है, थ्रस्ट फोर्स लग रहा होता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स लगा होता है ये, उत्प्लावन बल नहीं होता बच्चों। ये मैं आपको हिंदी का सही शब्द बताऊंगा इसको देख के। उत्प्लावन बल तो आपका बायोन्सी फोर्स हो जाता है, तो थ्रस्ट बल लग रहा होता है एकदम से, प्रणोद का बल कहलाता है, स्फोट बल भी कहलाता है शायद ये। तो आपका यह जब लग रहा होता है तो कैसे आपका ये चलने लगता है ऊपर की तरफ, तो ये चीजें सीखनी है ना हमें। तो ये देखो एडवांस की मैं बात बता रहा हूँ, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं। अब जेई एडवांस्ड की बात कर रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई एडवांस्ड के लिए कि अच्छा, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, इतने सेक्शन को छोड़ दें, इसका रिजल्ट याद कर लें। इतना समझने की जरूरत नहीं है नीट वाले बच्चों, आप लोग इतना नहीं समझे तो भी चलेगा। आप इसका बस एंड में जो रिजल्ट है वो इक्वेशन याद कर लेना, काम बन जाएगा। लेकिन जो एडवांस्ड के बच्चे हैं, याद रखें, जिन्हें जेई मेंस या एडवांस्ड देना है उसे पूरा समझें। ठीक है, तो किस तरीके से देखेंगे देखिए। तो देखिए बच्चों किस तरीके से देखेंगे, तो याद रखिएगा, अपने लोग पढ़ रहे हैं परिवर्ती द्रव्यमान निकाय, परिवर्ती द्रव्यमान निकाय। बेटे इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। अब देखो, रॉकेट में से क्या निकल रहा होता है, गैस निकल रही होती है बहुत तेजी से, उसका ईंधन जल रहा होता है, गैस बहुत तेजी से निकल रही होती है, तो उसमें से भी क्या होता है, मास जा रहा होता है, द्रव्यमान कम हो रहा होता है। तो वो भी क्या है, एक परिवर्ती द्रव्यमान निकाय है। पाइप की बात करी थी मैंने, पाइप में से बहुत तेजी से पानी बह रहा होता है। जब पाइप में से बहुत तेजी से पानी बह रहा होता है तो उसमें से द्रव्यमान निकल रहा होता है, तो ये भी क्या है, परिवर्ती द्रव्यमान निकाय है। तो इसी तरीके से जितने भी आपके ये होते हैं, तो इनके ऊपर किस तरीके से बल देखें, बल की गणना करें, तो कैसे क्या करना है, सारी बातचीत करेंगे। तो देखो बच्चों क्या है, ध्यान से समझना, कि मान लेते ना, एक मेरा जो है एक मास है,
m द्रव्यमान है इसका, एक मास है, इसका द्रव्यमान m है, ये v वेग से चल रहा है, इसके ऊपर बाह्य बल F एक्सटर्नल लगा है। ये बात कर रहा हूं मैं किसी क्षण t की, किसी क्षण t पर क्या हो रहा है, एक m मास का द्रव्यमान है बच्चों, एक m मास का द्रव्यमान है, v वेग से चल रहा है, t समय की बात है, इस पे F एक्सटर्नल यानी कि ये बाह्य बल लग रहा है, F एक्सटर्नल वेक्टर, वेक्टर लगा दिया बच्चों लोग। अभी क्या हुआ, इसके पीछे से एक आ रहा है ना, एक छोटा सा, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल मास, ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट, बहुत छोटा सा मास है, बहुत छोटा सा मास मतलब इतना छोटा मास है कि आपको गिनने नगण्य द्रव्यमान का एक मास है, टुकड़ा है, ये यू वेग से आ रहा है, ये यू वेग से आ रहा है, ये यू वेग से इसके अंदर आ रहा है, और इसके अंदर ये जुड़ जाता है, तो जुड़ जाता है, मान लीजिए बहुत छोटे समय के अंदर ये जुड़ जाता है, उस समय क्या हो जाता है, टी प्लस डेल्टा टी छोटा सा समय हुआ है बच्चों, इतना सा समय अंतराल, तो समय अंतराल कितना हुआ, dt समय अंतराल की बात हुई है, dt समय अंतराल की, तो dt समय अंतराल पे क्या हुआ, इस m के अंदर ये dm मास जुड़ गया, m के अंदर ये dm मास जुड़ गया, तो कुल जो द्रव्यमान हो गया अब निकाय का m प्लस डीएम हो गया, और मान लीजिए इसका कुछ वेग में भी परिवर्तन हो गया, वेग में परिवर्तन मान लीजिए v प्लस डीवी, यानी कि जो वेग में इसका परिवर्तन हुआ वो dv वेक्टर हुआ। अब इस पे बाह्य बल जो है यह एक नियत बल लग रहा है, मान लेते हैं या f एक्सटर्नल f वेक्टर एक्सटर्नल इस तरीके से लग रहा है बच्चों। तो अब इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, कितना इंपल्स आया, कितना आवेग आया, ये देखना चाहते तो देखिए। तो अब बच्चों सबसे पहले आवेग की गणना करते हैं कि आवेग बराबर कितना आया। तो आवेग बराबर क्या होता है, निकाय का अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग कितना हो गया, देखो निकाय का अंतिम संवेग यहां लिख रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अंतिम संवेग जो हुआ निकाय का वो द्रव्यमान कितना है m प्लस डी, और इसका वेग कितना है v वेक्टर प्लस dv वेक्टर, ये वेग है। और प्रारंभिक संवेग कितना था, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक संवेग कितना था अपना m v वेक्टर, ये संवेग था प्रारंभिक। और साथ ही साथ फिर इसकी भी तो बात करनी पड़ेगी, अगर हम निकाय की बात कर रहे हैं, कुल इसको ले रहे हैं, तो इसकी भी तो बात करनी पड़ेगी, तो इसका भी हमें लेना पड़ेगा dmu वेक्टर, हम इसकी प्लस इसकी दोनों की बात कर रहे हैं। तो दोनों पे भाई ये था तो इसी से जोड़ रहा है, अभी हमने माना अलग था लेकिन बाद में एक साथ हो गया, तो क्या पूरा परिवर्तन हुआ वो देख रहे हैं बच्चों। तो ये आ गया। अब देखिए आपका संवेग आवेग परिवर्तन कितना होगा, ये होगा p फाइनल वेक्टर माइनस का p इनिशियल वेक्टर, यानी कि m प्लस dm v प्लस dv माइनस mv वेक्टर dm गुणा u वेक्टर। अब हम गुणा कर देते हैं, तो ये देखिए mv वेक्टर प्लस dm v वेक्टर dm dv, और क्या आया, कुछ बचा क्या, m dv, m dv माइनस m v वेक्टर माइनस dm u वेक्टर। अब ध्यान से देखिए कि क्या क्या कट रहा है, देखिए m आपका एम वी वेक्टर ये तो कट गया, एम वी वेक्टर तो कट गया। अब आप देखें ये जो है ना डीएम डीवी, डीएम भी बहुत छोटा सा है, डीवी बहुत छोटा सा है, बहुत छोटे की बच्चे गुणा करेंगे तो बहुत छोटा मिलेगा, जिसे नगण्य कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नगण्य, तो इसे हम कर देंगे, हमारा जो जे इम्पल्स आ रहा है, आवेग आ रहा है, तो जे आवेग बराबर बच्चों हो जाता है यहाँ पर, देखिए ये बचा आपका डीएमवी और इसे हमने नगण्य मान लिया, जीरो कर दिया, फिर बचा एम डीवी, फिर माइनस का ये आ गया आपका डीएम यू, तो ये आपका आ जाएगा वेनिस्ट, तो ये हो जाएगा डीएम कॉमन हो गया, और वी वेक्टर माइनस का यू वेक्टर हो गया, और ये हो गया आपका एम डीवी वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आपका इंपल्स आया वो इतना आ गया। अब वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर क्या हो गया, इस डीएम मास के सापेक्ष एम मास का आपेक्षिक वेग, इस डीएम मास के सापेक्ष मतलब जो द्रव्यमान पीछे से आ रहा है ना, उस पे बैठा और जो आपका ऑब्जर्वर होगा, प्रेक्षण करता होगा, वो देखेगा ये किस वेग से चल रहा है, तो इससे डीएम मास के सापेक्ष इसका वेग, तो ये बराबर कितना आ गया,
वी रिलेटिव कर देते हैं इसे, वी रिलेटिव कर देते हैं। तो ये वी रिलेटिव हो गया और ये हो गया आपका एम डी वी वैक्टर, ये आ गया आपका आवेग। लेकिन बच्चों अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे लिए समस्या करेगा। हम कैसे देखेंगे? हम भाई देखिए रॉकेट से बैठकर उसमें से कितनी तेजी से गैसेस निकल रही हैं ये देखना आसान है, या गैसेस पे बैठकर रॉकेट कितनी तेजी से चल रहा है ये देखना आसान है? सीधी सी बात है, रॉकेट पे बैठकर गैसेस कितनी तेजी से पीछे की तरफ जा रही है ये देखना आसान है। यानी कि हमें इस एम मास के सापेक्ष इसे डीएम मास का आपेक्षिक वेग देखना ज्यादा आसान है। ध्यान से समझना है इस बात को, क्यों मैंने ये पहले पढ़ाया, ताकि आप लोग सीखें कि क्यों अपोजिट नेगेटिव साइन ले रहे हैं, हर बात को समझना है। तो बेटे याद रखिएगा, जैसे रॉकेट पे बैठे हो, रॉकेट पे बैठ के कितनी तेजी से गैसेस निकल रही है ये बताना आसान है, गैसेस पे बैठ के रॉकेट कितनी तेजी से जा रहा है ये बताना कठिन है। तो हम यही करेंगे, एम मास के सापेक्ष डीएम मास का क्या अपेक्षिक वेग है वो देखेंगे। तो बच्चों यहां पे करना है इंप्रूवमेंट, और उसे करेंगे हम वी रिलेटिव। तो देखें, जे वेक्टर लिख रहा हूं मैं, इसका यहां से माइनस का डीएम ले लिया, अंदर हो गया यू वेक्टर माइनस का वी वेक्टर प्लस एम डी वी वेक्टर, ये हो गया। अब ये क्या है, यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर, ठीक है। तो इस एम मास के सापेक्ष, एम द्रव्यमान के सापेक्ष डीएम द्रव्यमान का आपेक्षिक वेग, ये हो गया। तो इसे हम क्या लिखते हैं, वी रिलेटिव। तो आपका इंपल्स बराबर बच्चों जो आ रहा है ये हो जाएगा आपका वी रिलेटिव इस तरीके से। तो बच्चों मैं थोड़ा सा ऊपर का जो है मिटाल दे रहा हूं, यहां का ये मिटाल दे रहा हूं ये, तो आपका पूरा थोड़ा बोर्ड ज्यादा यूज हो जाएगा हमारा, है ना। तो अब मैं ये लिख रहा हूं इसी इक्वेशन को, तो लिखूंगा बच्चों यहां से देखिएगा, जे वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का डीएम वी रिलेटिव प्लस एम डीवी वेक्टर, एम डीवी वेक्टर। अब देखिए आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स आपका कौन सा फोर्स है ये भी जानना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी लगा हुआ है। तो बच्चों आपको पता ही है ये क्या इंपल्स क्या लिखा जा सकता है, इंपल्स आपका लिखा जा सकता है एफ एक्सटर्नल डी टी, ये लिखा जा सकता है आपका इंपल्स एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी माइनस का डीएम वी रिलेटिव वेक्टर प्लस एम डी वी। अब इस एक्सटर्नल वाले को में से dt को नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस का डीएम dt वी रिलेटिव प्लस एम डी वी बाई डी टी। अब देखिएगा ये क्या हो गया आपका एफ एक्सटर्नल प्लस डीएम बाई डी टी वी रिलेटिव बराबर, ये ऋणात्मक का इधर धनात्मक हो गया, एम डीबी बाई डी टी। एम डीबी बाई डी टी आपका हो गया कुल बल जो लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, एम डीबी बाई डी टी हो गया आपका कुल बल जो लग रहा है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां से यहां, ध्यान से समझिएगा बच्चे। तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डीएम बाई डी टी, और ये हो गया वी रिलेटिव बराबर एम डीवी बाई डी टी, जिसे लिखा एफ एक्सटर्नल। बेटे ये आपका कहलाता है थ्रस्ट फोर्स, एफ थ्रस्ट बराबर एफ नेट। तो ये आ गई आपकी समीकरण, ठीक है।
ये आ गई आपकी समीकरण। अगर द्रव्यमान समय के साथ बढ़ रहा हो तो dm by dt धनात्मक लेते हैं, यदि द्रव्यमान समय के साथ घट रहा हो तो dm by dt ऋणात्मक लेते हैं। रॉकेट वाले केस में क्या करेंगे, रॉकेट वाले केस में सिस्टम का जो आपका निकाय का द्रव्यमान है समय के साथ घट रहा होता है तो dm by dt नेगेटिव लिया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर परिवर्तित द्रव्यमान निकाय को पढ़ते हैं। तो बच्चे आप स्क्रीन पॉज करें और उसे नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए ये आपका बच्चे है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि जो आपका निकाय है उसका त्वरण क्या होगा इससे पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स, तो जैसे रॉकेट उड़ रहा हो तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है बच्चों वो आपका होता है भैया गुरुत्व बल, ये बल लग रहा होता है। तो रॉकेट उड़ कैसे जाता है, रॉकेट उड़ता है इस थ्रस्ट बल के कारण। ठीक है, तो थ्रस्ट बल, इस थ्रस्ट बल की बात कर लेते हैं, एफ थ्रस्ट क्या है। तो इस थ्रस्ट बल की बात करें तो ये बराबर है dm बाई dt और v रिलेटिव। अब देखिए अगर आपका dm बाई dt यानी कि निकाय का द्रव्यमान समय के साथ, मान लीजिए मास कांस्टेंट है, यानी कि निकाय का द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित ही नहीं हो रहा, तो उस केस में आपका ये जीरो हो जाता है और थ्रस्ट जो बल लग रहा होता है, थ्रस्ट का बल वो हो जाता है जीरो। अगर मान लीजिए निकाय का द्रव्यमान समय के साथ घट रहा हो, निकाय का द्रव्यमान समय के बढ़ने पर घट रहा हो तो dm बाई dt निगेटिव लेते हैं, थ्रस्ट जो हो जाता है वो हो जाता है ऋणात्मक। अब आप ध्यान से समझिएगा ऋणात्मक। इसके बाद ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अगर मान लीजिए समय के साथ द्रव्यमान बढ़ रहा है तो आपका dm बाई dt हो जाता है पॉजिटिव और आपका थ्रस्ट बल भी पॉजिटिव हो जाता है अगर v रिलेटिव भी किसकी दिशा में, v रिलेटिव भी पॉजिटिव ही हो। ठीक, अब देखो एक बूंद है, पानी की बूंद, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तुमने इसे काटा और काटने पर 2 बूंदें बन गई, दोनों 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, नीचे की तरफ ही दिशा में चल रही है, तो इनका v रिलेटिव क्या हो गया, v रिलेटिव हो गया बच्चों जीरो, इसका सापेक्ष इसका आपेक्षिक वेग क्या हो गया शून्य। तो इस केस में थ्रस्ट बल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इस केस में बच्चों थ्रस्ट जो बल होगा आपका, थ्रस्ट बल बराबर हो जाएगा जीरो, शून्य हो जाएगा, कोई थ्रस्ट बल नहीं आएगा। थ्रस्ट बल तभी आता, मान लो एक का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड होता, तब आपका आता थ्रस्ट बल। यहां पर कोई थ्रस्ट बल नहीं है, तो थ्रस्ट बल की हमने पूरी की पूरी बच्चों चर्चा कर ली, ये है थ्रस्ट बल। अब देखेंगे कि रॉकेट कैसे उड़ता है। रॉकेट कैसे उड़ता है, बहुत तेजी से उड़ता है ना, ऐसे करके उड़ जाता है। तो कैसे उड़ता है रॉकेट, उसकी पूरी इक्वेशन समझेंगे यहां पर। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, पहले इसे नोट कर लो, ये सारे पॉइंट ऐसे लिख लेना, मैंने शॉर्टकट में लिखे हैं, तुम पूरा फुल नोट्स बनाना, अच्छे से पूरा का पूरा फुल नोट्स बनाना बच्चों, ताकि तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एडवांस में क्वेश्चन आता है इस तरीके के। आइए बच्चों जानते कि ये रॉकेट कैसे उड़ता है। तो रॉकेट कैसे उड़ता है ये चीज देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो t इक्वल टू 0 पर रॉकेट मान लो u वेग से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका द्रव्यमान m0g है और इस पे जो गुरुत्व की वजह से बल लग रहा है वो m0g नीचे की तरफ लग रहा है। t इक्वल टू 0 की कहानी होगी, किसी t इक्वल टू t पर इसका द्रव्यमान m हो चुका है, द्रव्यमान कम हो चुका है और आपका ये v वेग से जा रहा है और जो गैसेस निकल रही है रिलेटिवली वो नीचे की तरफ जा रही है, vr। तो बच्चों आइए देखते हैं कि हमने जो इक्वेशन अभी पढ़ी थी उससे कैसे हम रॉकेट के वेग की समीकरण निकाल सकते हैं। मैं ये मान रहा हूं यहां पर जो Vr है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो आपकी गैस एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो कांस्टेंट रेट से, यानी कि एक नियत दर से निकल रही हैं। Vr की वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों, यहां पर मैं ये मान रहा हूं, और द्रव्यमान भी जो जिस रेट से निकल रहा है वो भी एक आपका हम देखेंगे उस हिसाब से जैसा आता है वो क्या आता है। तो हमने अभी पढ़ा था एफ एक्सटर्नल प्लस dm बाई dt v रिलेटिव वेक्टर बराबर m dv वेक्टर बाई dt, ये हमने समीकरण पढ़ी थी अभी। अब आप देखें किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। एफ एक्सटर्नल, इस पे बाह्य बल लग रहा है, धरती माता जो लगा रही है, mg माइनस का mg नीचे लिख लिया, dm बाई dt। अब v रिलेटिव नीचे है तो इसलिए बच्चों इसे लगा दिया निगेटिव v रिलेटिव बराबर m dv बाई dt। अब मैंने m से dt से गुणा करके और m से भाग दे दिया है तो माइनस का g, और यहां पर हो गया आपका माइनस का dm बाई m और
v रिलेटिव, और dt से बच्चों इधर कर दिया गुणा, तो देखो dt से भी गुणा कर दी, ये dt से गुणा करूंगा g dt, और m से भाग दूंगा तो g dt बचेगा। यहाँ dt से गुणा हुई तो dm, और v रिलेटिव आपका है ही गुणा में ठीक है, और m से भाग दिया तो नीचे आ गया, बराबर dv, आपका वेक्टर हटा देता हूं मैं, v आ गया ये। अब पहले द्रव्यमान ज्यादा है, बाद में द्रव्यमान कम है, तो इसलिए देखिए कैसे क्या होगा। अब हम कर देते हैं समाकलन यहां पर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो समय के सापेक्ष करना है, समय के सापेक्ष, पहले समय 0 था, बाद में t हो गया। यहां पर देखूं तो द्रव्यमान के सापेक्ष करना है, यहां पर m0 द्रव्यमान था, बाद में m हो गया, और यहां पर पहले वेग आपका u था, बाद में v हो गया। तो आप लिखेंगे v माइनस u बराबर माइनस का gt, और माइनस यहां पर आ जाएगा लॉग स्मॉल m लॉग m नॉट और v रिलेटिव। ठीक है, तो ये आ गया v माइनस का u माइनस gt, और ये आ गया प्लस लॉग m नॉट बाई m, उल्टा हो जाएगा। ठीक है और आपका v वेग जो आ जाता है, और साथ में गुणा में चलेगा इसके सापेक्ष वेग, कि किस सापेक्ष वेग से आपकी नीचे की तरफ निकल रही है ये गैसेस। तो u माइनस जी टी प्लस लॉग एम नॉट प्लस एम वी रिलेटिव। मान लीजिए जो अगर आपका रॉकेट प्रारंभिक वेग इसका, मान लीजिए इसका जब शुरू हुआ है, तो इस समय आपकी जो ये मान लीजिए विराम से शुरू हुआ है, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इतना इसका प्रारंभिक वेग होगा। t इक्वल टू 0 पर अगर t इक्वल टू 0 पर बच्चों u मान लीजिए 0 है, तब इसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो होगा log m नॉट बाई एम वी रिलेटिव, इतने वेग से ये चलेगा। ठीक, तो सारी बातें हमें समझ में आई, किस तरीके से रॉकेट उड़ता है ये बात हमें समझ में आई, और हमने इसकी समीकरण देखी। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूं, आगे जो ये इक्वेशन है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से होते हैं सारे देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।